का कफन बांध करके मातृभूमि की सीमाओं की रक्षा करने के लिए जब घर से निकलते हैं, सबसे पहले अपने माता पिता की तरफ देखते हैं, फिर अपनी पत्नी की तरफ देखते हैं, फिर अपने बच्चों की तरफ देखते हैं। मौत का कफन पहना होता है। मातृभूमि सीमाओं पे उनका इंतजार करती है और उस जवान की आंखें नम होती हैं। उसके मन के अंदर ये विचार आता है, दोबारा इनको मैं माता पिता, बच्चों को, पत्नी को देख पाऊंगा या नहीं देख पाऊंगा, और सीमाओं की रक्षा करता हुआ सीने पे गोलियां खाऊंगा, सिर कटवाऊंगा। और वही होता है जब जवान सीमाओं की रक्षा करने के लिए जाता है। कुछ दिन के बाद हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों से खून से तिरंगे झंडे में लिपटी हुई उसकी बॉडी उनके बच्चों, उनके मां बाप के सामने चली जाती है। यह है हमारा हिंदुस्तान का जवान, हमारी मातृभूमि की रक्षा करने वाला। आपने सुना होगा, पाकिस्तान से पीछे कुछ आतंकवादी आए, कश्मीर के अंदर हमारे 18 जवानों को धोखे से शहीद करके चले गए। जब जवान सोए हुए थे, घात लगा के हमला किया। अगर हल्का सा भी पता होता ऐसा हो सकता है तो जिंदा वही हमारे जवान दफना देते। पर उसके बाद 10 दिन के अंदर पहली बार जवानों ने पाकिस्तान में घुस करके मौत का कफन बांध करके हमारे 18 शहीद हुए 45 को वहीं पे मार करके, ठोक करके जिंदा शहीद की तरह वापस आए। जिंदा शहीद की तरह वापस आए। और उसके बाद ये मातृभूमि, ये वंदे मातरम को हमारे राजनीतिक लोगों ने क्या समझ रखा है, ये तो धर्मशाला है, ये मातृभूमि नहीं है। जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों ने जलियांवाला बाग के अंदर जनरल डायर की गोलियां खाई थी, जहां शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव ने फांसी के रस्से को चूमा था, जहां चंद्रशेखर आजाद जी ने अंग्रेजों से मरने की बजाय अपने आप को गोली मारने के वक्त कहा था वंदे मातरम। उस धरती की रक्षा करने वालों को जब जिंदा शहीद की तरह वापस लौट आते हैं तो उनसे सवाल पूछे जाते हैं, हमें सर्टिफिकेट दिया जाए, आप क्यों गए थे, आप क्यों मारने गए थे, आपके पास क्या हथियार थे, आपके पास कौन सी गोलियों से उनको मारा। यह हिंदुस्तान के राजनीतिक लोग जो आप लोगों के आदर्श हैं, टेलीविजन पे रोज देखते हैं। क्या ये जो बच्चों का कैंप लगा है, स्वामी धर्मबंधु जी ने आपको यहां लगाया है, उनसे कभी सवाल जरूर पूछना कि कभी वंदे मातरम भारत मां की जय बोला है? क्या आपने कभी ऐसे कैंपों में बचपन में हिस्सा लिया है? नहीं। उन्होंने राजनीति की है। पिता मंत्री, पत्नी मेयर, आगे बेटा एमएलए, फिर आगे जनरेशन आने वाली है, वो भी मंत्री बनेगा। हमारे फौज का जवान ग्रैंडफादर से आगे पिता तक, को 65 की जंग, को 71 की जंग, को सुभाष चंद्र बोस के आंदोलन में शामिल होने वाले, को कारगिल के युद्ध में शहीद होने वाले, और अब फिर वो अगली जनरेशन वो कहती है मैं अपने ग्रैंडफादर की तरह, मैं अपने पिता की तरह
मैं अपने परदादा की तरह मौत का कफन बांध करके मातृभूमि की रक्षा के लिए जाऊंगा और ये नेता, ये मंत्री बनेंगे, ये फौज के जवानों से सवाल पूछेंगे, आप 45 आतंकवादियों को क्यों मार के आए? आपको किसने हुक्म दिया था? हमारे जवानों के सिर काट दिए जाते हैं और पाकिस्तान में, इस हिंदुस्तान के अंदर आतंकवाद को फैलाने के लिए आतंकवाद की फैक्ट्री चलाई जाती है। अब कहा जाता है नोटबंदी, एक नया चर्चा शुरू हुआ, नोटबंदी। हमें पीड़ा है, हम वीआईपी नहीं हैं, पर हमें वीआईपी कई मान लेते हैं, गलती से मान लेते हैं। हम मंदिर में भी जाते हैं, हमें वीआईपी दर्शन होते हैं। हम वोट भी डालने जाते हैं, तब भी वीआईपी की तरह जाते हैं। हिंदुस्तान में किसी कोने में जाएं, वीआईपी की तरह जाते हैं। हम है नहीं, हमें समझ लिया जाता है कि हमें आज 4000 2000 लेने के लिए लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। जिंदगी में लाइन में कभी खड़े हुए ही नहीं। यह बहुत बड़ा प्रश्न और बहुत बड़ा विचार है। मेरा परिवार भी दुखी होगा, मैं भी दुखी होऊंगा। और जब लाइनें खड़ी देखता हूं माओं की, बहनों की, बुजुर्गों की, इतनी सर्दी में लाइन में खड़े हैं, पीड़ा होती है, दुख होता है। पर जब मातृभूमि रोती है, जब जवानों के अंदर, कश्मीर के अंदर पत्थर फेंके जाते हैं, जब जवानों के ऊपर गोलियां चलती हैं, जब खून से लथपथ धरती मां पाकिस्तान पे जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं, जब खून से उस धरती मां जहां महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह जिन्होंने अपने बच्चों को नींव में चिनवा दिया, वो लहू लोहान धरती के ऊपर हमारे पड़ोसी मुल्क, उसके झंडे लहराए जाते हैं। और जब जवान बंदूक पकड़ करके कड़क सर्दी में, गर्मी में, उसकी टाइगर के ऊपर जब गोली चलानी मुश्किल होती है, पर अपने कर्तव्य को कड़क सर्दी, बर्फों में वो अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए पूरा करता है। उस धरती मां का रोना, उस धरती मां की पीड़ा, उन शहीदों के परिवारों के बच्चों की पीड़ा, उन जवानों की पीड़ा जिन पे पत्थर फेंके जाते हैं, उनकी पीड़ा नहीं है। जो जवान से सुबह से रात तक आपके लिए, मातृभूमि के लिए, देश की जनता के लिए, भारत माता की सीमाओं की रक्षा के लिए खड़ा है, उसकी किसी को कोई चिंता नहीं। चिंता तो मुझे अपनी है, चिंता तो मुझे अपनी है। मैं आगे पहले 20,000 2 मिनट में खर्च करता था, अब तो 5 रुपए निकालने के लिए भी मुझे 20 बार सोचना पड़ता है। चिंता तो मुझे है। जवानों की मातृभूमि का रोना, मातृभूमि की पीड़ा, उसकी चिंता नहीं। मातृभूमि कह देना, वंदे मातरम कह देना, कभी सोच के देखो कितना आसान है। जब शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव जब फांसी के फंदे को चूमने के लिए जाते थे, एक ही आवाज निकलती थी, वंदे मातरम, वंदे मातरम, मातृभूमि की जय। रस्सा खिंच जाता था, आपके लिए, आने वाली जनरेशन के लिए शहीद हो जाते थे। वो है मातृभूमि का कर्तव्य। और मातृभूमि को समझना, वंदे मातरम को समझना, ये आपको पढ़ना होगा, सोचना होगा। मातृभूमि, वंदे मातरम, भारत माता की जय, कोई भी लगा ले। एक दिल्ली का लीडर, चीफ मिनिस्टर केजरीवाल कहता है मैं मोदी जी से बड़ा देशभक्त हूं। मैं अगर आपके सामने कहूं कि मैं देशभक्त हूं,
मेरे से गिरा हुआ घटिया कोई इंसान ही नहीं हो सकता। मैं हजारों बार मर के फिर इस मातृभूमि के लिए जन्म ले लूं, मैं देशभक्त इस धरती के अंदर नहीं हो सकता। इसका कर्जा मैं चुका ही नहीं सकता। मातृभूमि का कर्जा कौन चुका सकता है? एक इंटरव्यू थी मूवर एंड शेखर में, आज से 14 साल पहले। मुझे शेखर सुमन ने एक सवाल पूछा, कहने लगा आपने ये कैसे कपड़े पहने? मैंने ऐसे ही कपड़े पहने थे, स्कार्फ। आप कांग्रेसी हैं? मैं कहा हां कांग्रेसी हूं। आप देशभक्त हैं? मैं कहा मैं देशभक्त नहीं हूं। आप कहें तो कहें, मैं नहीं कह सकता हूं। तो आपने खद्दर क्यों नहीं पहना? आप कांग्रेसी हैं, आप देशभक्त हैं, खद्दर क्यों नहीं पहना? मैंने उसका सवाल बड़ा मुश्किल था एकदम दिया कि जब आजादी से पहले मुल्क गुलाम था, जलियांवाला बाग के शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, मंगल पांडे, इस्तफाकुल्ला खां, रानी झांसी, तातियां टोपे खद्दर पहन के निकलते थे। मेरा रंग ते बसंती चोला, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू और कातिल में, ये बोला करते थे। वो खद्दर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों के खून से चिट्टा खद्दर बुना गया था, लाल खून से वो खद्दर था। जब निकलते थे ये लोग देशभक्त, कहते मातृभूमि को अंग्रेजों की जंजीरों से छुड़वाने के लिए आ गए। जब आज हमारे नेता, उस वक्त के नेता कहता, अब मैं कहा अब अगर खद्दर पहन के कहीं निकलते हैं, लोग कहते चोर आ गए, डाकू आ गए, घुटाले किए, इसलिए भैया मैंने खद्दर पहनना छोड़ दिया। वो खद्दर महात्मा गांधी जी का खद्दर, उनके आंदोलन का खद्दर और आज के खद्दर में बहुत बड़ा अंतर आ गया। देश ऐसे ही आजाद हुआ, महान कुर्बानियां दी गई। रोज टेलीविजन के अंदर देखते होंगे लाखों की रैलियां, बहुत भीड़ है। अभी यूपी में चुनाव हैं, लाखों की भीड़, नेता बोल रहे हैं, भाषण हो रहा है। पर एक चीज जरूर सोचना, ये जो भीड़ है, ये 10 लाख युवाओं की भीड़ है, ये 1 लाख की भीड़ नहीं है, क्योंकि ये सच है, वो झूठ है। वहां नेता के नारे लगेंगे, वहां पार्टी के नारे लगेंगे, यहां किसके नारे लगेंगे? मातृभूमि की चाय, वंदे मातरम और भगत सिंह की सोच पे चलेंगे। मौत का कफन पहनेंगे बड़े होकर के। हमारा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। ये अंतर है आप में और उन नेताओं के अंदर। आप एक शक्ति हैं, आप एक ताकत हैं। आप आने वाले वक्त के अंदर मातृभूमि की रक्षा करेंगे। बच्चों ध्यान रखिएगा, अब जब पढ़ने के लिए जाते हैं, ये कभी मत सोचना कि हम अपने माता पिता के लिए पढ़ रहे हैं, हम अपने फ्यूचर के लिए पढ़ रहे हैं, हम बड़े होके ये बनेंगे, हमें इतनी तनख्वाह मिलेगी। एक मन में सोचना, एक आपको शक्ति और ताकत मिलेगी। मैं जो कुछ कर रहा हूं, अच्छी शिक्षा लेकर के बड़ा होके अब्दुल कलाम की तरह, उन सूरवीर बहादुरों की तरह जो मातृभूमि की रक्षा करते हुए शहीद होते हैं, मैं शहीद आजम भगत सिंह राजगुरु की तरह मैं भी एक योद्धा बनूंगा। मेरा मकसद होगा सबसे पहले मातृभूमि की रक्षा करना, उसके बाद मेरा दूसरा मकसद होगा। मैं भी आपकी तरह एक स्कूल का छोटा सा बच्चा था। 7 साल की उम्र में अपने ग्रैंडफादर के साथ जलियांवाला बाग जाया करता था।
और एक दिन अपने ग्रैंडफादर से पूछा कि ये दीवारों के ऊपर निशान किस चीज के हैं। तो मेरे ग्रैंडफादर ने बताया, ये उस जनरल डायर की गोलियों के निशान हैं जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इस मातृभूमि को अंग्रेजों की जंजीरों से छुड़ाना चाहते थे। ये आने वाली जनरेशन के लिए आजाद भारत कराना चाहते थे। उनके ऊपर तोपें चलाई गई, गोलियां चलाई गई, रॉकेट लॉन्चर चलाए गए, जैसे गोलियों के निशान हैं। 7 साल की उम्र का मैं बच्चा वही शपथ ली, मेरे ग्रैंडफादर ने शपथ दिलाई, आजादी लेके दे दी उन सूरवीरों ने, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों ने। जब आप बड़े होंगे कसम खाइए लाल मिट्टी पे, कभी वक्त आया तो इस आजादी की रक्षा करनी होगी। घर आया, मेरे ग्रैंडफादर जी ने जलियांवाला बाग, भगत सिंह जी, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस की किताबें लेके दी, पढ़नी शुरू की किताबें। थोड़ा सा मैं बड़ा हुआ, स्कूल का स्टूडेंट था, और मैंने एक फैसला किया कि 15 अगस्त और 26 जनवरी का दिन हम मनाया करेंगे। एक तरफ हरमंदिर साहब, एक तरफ जलियांवाला बाग। कई साल मनाते रहे, उम्र बढ़ती गई, पर वो गाने अभी तक याद हैं जो चला करते थे। कहनी है एक बात यही, इस देश के पहरेदारों से संभल के रहना, अपने घर में छुपे हुए गरदारों से। हम लाए हैं तूफान से यह किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। कवि प्रदीप जी के गाने सुना करते थे। आज गाने कहां हैं मुझे मालूम नहीं, हमें वो अभी भी याद हैं। और लता मंगेशकर का वो गाना, कर चले हम फिदा, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, वो सुना करते थे। वक्त गुजरा, बड़े हुए, आतंकवादियों ने हरमंदिर साहब की पवित्रता को भंग करने के लिए हथियारों के साथ कब्जा कर लिया और ऐलान कर दिया कि पंजाब को हिंदुस्तान से, मातृभूमि से तोड़ देंगे, पंजाब को खालिस्तान बना देंगे। यहां कोई सेकुलर सिख नहीं रहेगा, यहां कोई हिंदू सेकुलर नहीं रहेगा, यहां मुसलमान ईसाई सेकुलर नहीं रहेगा। यहां जो भी रहेगा इस मातृभूमि से तोड़ने वाले पंजाब, खालिस्तान का जिंदाबाद करने वाला रहेगा। और जो मातृभूमि वंदे मातरम की जय बोलेगा, उनको बम्बों और गोलियों से उड़ा दिया जाएगा। 15 अगस्त आई और बहुत बड़ा चैलेंज आया। एक पुलिस ऑफिसर आए, कहने लगे इस बार तिरंगा झंडा और जगह पे लहरा लीजिए, इधर नहीं। मैं कहा क्यों? कहते आतंकवादियों ने अंदर से चैलेंज किया है, अगर बिट्टा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों के खून से बना तिरंगा झंडा लहराएगा, आजादी का दिन मनाएगा तो बम्बों गोलियों से उड़ा दिया जाएगा। हमने कहा इंस्पेक्टर साहब, हमने अपने ग्रैंडफादर के सामने शपथ ली थी 7 साल की उम्र में, कभी इस भारत माता की आजादी की रक्षा करने के लिए जीवन देना पड़े वो हम देंगे। हमने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों की खून से लथपथ धरती से शपथ ली थी। आज हमारे इम्तिहान का वक्त है, उन शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे बम और गोलियां खा करके। मेरे बच्चों, 12 बजे झंडा लहराना था और सुबह 5 बजे आतंकवादी आए, हरमंदिर साहब से निकले और मेरे घर के बाहर बम फेंक दिया। बम इसलिए फेंक दिया, हम मातृभूमि, वंदे मातरम, शहीदों की मिली हुई आजादी,
शहीदों से खून से बने तिरंगे झंडे की रक्षा ना कर सके। हमने आतंकवादियों का जवाब, उन्होंने बम चलाए, हमने बाहर निकले गोलियों की बुछारें की, हम घबराए नहीं। और 12 बजे जब झंडा लहराने लगे, आतंकवादी फिर मंच पे आए और कुछ इश्तिहार फेंक दिए, लिखा था खालिस्तान जिंदाबाद। जो खालिस्तान को ना माने वो पंजाब छोड़ के चले जाए। लड़कों को पकड़ करके खालिस्तान जिंदाबाद नहीं बोलने दिया, भारत मां मातृभूमि के खिलाफ नहीं बोलने दिया। और तिरंगा झंडा जब हमने लहराया, फिर आतंकवादियों का अंदर से चैलेंज आया कि अब तिरंगे झंडे को उतार के आग लगा दी जाएगी। आप जैसे नौजवान मेरे दोस्त उस वक्त के उस तिरंगे झंडे के नीचे पहरा देते रहे। जैसे जैसे सूरज डूबने लगा, 5 बजने लगे, तिरंगे झंडे को उतारा और सीने पे लगा के ले गए। आतंकवादियों की गोलियों और बम्बों का जवाब हमने वंदे मातरम भारत माता की जय, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के तिरंगे झंडे को लहरा करके दिया। बड़े पत्रकार सवाल पूछते हैं कि आपके ऊपर इतने बम चले, इतनी गोलियां चली, पहला बम कब चला? खुशी मिलती है मुझे कि पहला बम 15 अगस्त आजादी की रक्षा करते हुए पहला बम मेरे ऊपर चला। मुझे इस चीज की खुशी होती है। जिंदगी है कितनी बच्चों, हमें सोचना पड़ेगा कि आज हम आए हैं, कल रहेंगे, किसी का कुछ पता नहीं कल क्या होगा। हम तो 3 चीजों को हमेशा याद रखते हैं इतने बम्बों गोलियों से चलने के बाद। नंबर 1 मातृभूमि की रक्षा, नंबर 2 भगवान के चरणों में जब जाएंगे मतलब के लिए नहीं जाएंगे, तीसरा मौत तो आज नहीं तो कल आनी है, फिर किस बात के झगड़े, किस बात का दिखावा। वंदे मातरम भारत माता की जय, मौत ये तो साथ रहनी है। कई बार बड़े चैनलों पे बहस होती है, कोई अफजल के ऊपर, कोई कसाब के ऊपर, कोई आतंकवादियों के ऊपर। कोई कहता है जी अफजल ये मुसलमान है इसलिए इसको फांसी हो रही है, जिसने मेरे पे बम चलाया जो सिख है इसलिए फांसी हो रही है। मैं उसको कहता हूं अरे मेरा धर्म तो पूछ, 2 मिनट में बता दूं मेरा धर्म क्या है, किन चक्रों में पड़े हो। मेरा धर्म भारत मां, मेरी जात वंदे मातरम, भारत मां में पैदा हुआ। जब फिर भगवान से प्रार्थना करता हूं कभी मौत बम्बों गोलियों से आए, मां इतनी कृपा करना 2 सेकंड के अंदर ये निकले भारत माता की जय वंदे मातरम करता हुआ चले जाऊं। कौन सा हिंदू, कौन सा मुसलमान, कौन सा सिख, कौन सा ईसाई, भारत मां, धर्म भारत मां, जात वंदे मातरम। कौन सी जात, कौन सा बड़ा, कौन सा छोटा। शहीद आजम भगत सिंह जी का एक सपना था कि हमारे जाने के बाद ऐसा आजाद भारत हम ऊपर देखना चाहते हैं, गरीब और अमीर में फर्क ना रहे, बड़े और छोटे में फर्क ना रहे, जात और पात में फर्क ना रहे। ऐसा स्वराज चाहते हैं, ऐसा भारत चाहते हैं, ना किसी को जात की, ना धर्म की, ना छोटे की, बड़े की, एक भारत रहे। क्या ऐसा भारत बना? आगे बताऊंगा ऐसा भारत आपके लिए बनने जा रहा है। शहीद आजम भगत सिंह जी जब जलियांवाला बाग के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों का खून गिरता है, आपसे भी छोटी उम्र के भगत सिंह जी थे, एक स्टूडेंट लीडर थे,
घर से चोरी जाते हैं जलियांवाला बाग। एक छोटी सी शीशी के अंदर सबका खून इकट्ठा करके घर ले आते हैं। रोज सुबह तिलक लगाते हैं, जब मैं बड़ा हूंगा तो मैं भारत मां से इन अंग्रेजों से आजाद कराऊंगा। एक दिन अपने चाचा जी के साथ खेतों में जाते हैं, वहां एक गोली बंदूक की गोली का खोल मिलता है, उसको लेकर के दफनाते हैं। उनके चाचा कहते, भगत सिंह आप क्या कर रहे हो? कहता, चाचा जी मैं गोली बो रहा हूं, जब ये बड़ी होंगी कितनी गोलियां होंगी, मैं अंग्रेजों एक एक अंग्रेज को मारूंगा। वो भगत सिंह था। जब भगत सिंह जी पार्लियामेंट के अंदर बम फेंकते हैं, किसी को मारने के लिए नहीं, हिंदुस्तान की नौजवान पीढ़ी को जगाने के लिए, अंग्रेजों को भगाने के लिए, देश को आजाद कराने के लिए बम फेंकते हैं। बम फेंक के भागते नहीं, उनके साथी नारा लगाते हैं, इनकलाब जिंदाबाद, और कहते लगाओ हमें हथकड़ी। उनको अदालत में ले जाया जाता है। राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह जज के सामने जोर जोर से हंसते हैं। जज कहता है यहां हंसने का हुक्म नहीं, यहां डिसिप्लिन की उल्लंघना है। भगत सिंह फिर हंस हंस के कहते हैं, जज साहब आज तो हमारी हंसी बंद करा लोगे, जब फांसी के रस्से को हम चूमने के लिए तीनों जाएंगे, हंसते हुए, भंगड़े डालते हुए, कहते हुए भारत माता की जय, वंदे मातरम, क्या उस वक्त भी जज साहब मेरी हंसी बंद कर दोगे? वो नौजवान, वो स्टूडेंट। और जब भगत सिंह जी फांसी के फंदे को चूमने के लिए जाते हैं, उनकी मां उनको मिलने आती है। भगत सिंह जी की आंखों में आंसू। कहते, भगत सिंह तू इतना बड़ा योद्धा रो पड़ा, मैं बाहर जाके क्या कहूंगी? मेरा भगत सिंह मौत और फांसी के फंदे को देख के रो पड़ा। भगत सिंह कहता, मां ये मेरी आंखों में आंसू फांसी के फंदे को चूमने के लिए नहीं है, मौत को देखने की नहीं है, एक तस्वीर नजर आती है। इन गोरे अंग्रेजों से तो भारत आजाद हो जाएगा। ये हमारे जो जवान जिन्होंने 45 आतंकवादियों को मार के वापस आए, ये जो सर्टिफिकेट लेने वाले हैं, इन काले अंग्रेजों के हाथों में भारत आ जाएगा। मां इस बात की मुझे पीड़ा है, इस बात का मुझे रोना है। वो भगत सिंह योद्धा था। जब 14 नंबर कोठरी लाहौर जेल के अंदर उसके दोस्त उनको मिलने आते हैं, कहते भगत सिंह तेरी शादी कब होगी? कहता अगर इस भारत की गुलाम धरती के अंदर मेरी शादी होती है तो मेरी दुल्हन मेरी मौत होगी। जो मेरे दोस्त शहीद हो चुके वो मेरे फूलों की तरह बराती होंगे। वो था स्टूडेंट लीडर शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव। वो भी राजनीतिक थे, वो भी पॉलिटिशियन थे। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस पार्टी के लीडर थे, आजाद हिंद फौज के जर्नैल थे। पर ये जब राजनीतिक लोग अपने घरों से निकलते थे, मौत का कफन बांध करके मातृभूमि को आजाद कराने के लिए तिरंगे झंडे पकड़ करके जिंदाबाद वंदे मातरम करते हुए घर से निकलते थे, मां को कहते थे, मां गोली सीने पे खाएंगे, सब भारत मां को आजाद कराएंगे। और आज ये सवाल पूछने वाले, हमारे जवानों का बदला लेके जो वापस आए, उनसे सवाल पूछने वाले क्या कहते हैं? मां गोली सीने पे नहीं खाएंगे, इस भारत को आतंकवाद का गुलाम बनाएंगे। मां गोली सीने पे नहीं खाएंगे, इस भारत को
फिर गुलाम बनाएंगे, करप्शन का गुलाम बनाएंगे। वो नेता और आज के नेताओं का ये फर्क है। मेरे बच्चों, ये कभी मत समझना कि हम अब्दुल कलाम नहीं बन सकते, हम शहीद आजम भगत सिंह के सोच पे नहीं चल सकते। ये कभी मत सोचना। मैं आपके सामने हूं, मैं मिनिस्टर रहा, मैं यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट रहा, मेरे साथ मेरे अंडर ऐसे लोगों ने काम किया। आज 3-3 चीफ मिनिस्टर हैं, मंत्री हैं, सेंटर के मंत्री रहे, पर हमने चुनाव क्यों लड़ा? चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, ऐसी सेवा करना चाहते थे, राजनीति का दाग ना लगे। जब आतंकवादियों ने यह कहा बिट्टा अगर चुनाव लड़ेगा बंबों से उड़ा दिया जाएगा और जो वोट डालने जाएगा हाथ काट दिए जाएंगे, हमने चैलेंज को कबूल करके चुनाव लड़ा। जब पंजाब के अंदर हजारों बहनों के सुहागों को उजाड़ा जा रहा था, हजारों बच्चों को यतीम किया जा रहा था, 5 बजे के बाद किसी मां को यह नहीं पता होता था मेरी बेटी, मेरा पति, मेरा बेटा घर से निकला है, वापस आएगा या नहीं आएगा। हम लोकतंत्र लाना चाहते थे, हम बहनों के सुहागों की रक्षा करना चाहते थे, हम बच्चों को बचाना चाहते थे। हमने उस चैलेंज को कबूल करके लोकतंत्र लाने के लिए चुनाव लड़ा, चुनाव जीते, आतंकवादियों का सफाया किया और राजनीति को छोड़ करके पूरे देश के अंदर उन शहीद परिवारों के, उनके बच्चों के लिए निकल पड़े। हमारा स्वार्थ राजनीति नहीं था। मेरे बच्चों, जब बचपन के अंदर हम देखा करते थे दीवारों के ऊपर, जब हर तरफ गोलियां, हर तरफ बम्बों की आवाजें आती थी, 36,000 बेगुनाहों का खून हुआ पंजाब के अंदर, हजारों बहनों के सुहाग उजड़ गए, बच्चे यतीम हो गए। दीवारों पे लिखा होता था खालिस्तान जिंदाबाद और नारे लिखे होते थे इस पंजाब को भारत से अलग करेंगे, यहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सेकुलर नहीं रहेगा। हम आप जैसे बच्चे साइकिल पे एक काला रंग और एक चिट्टा रंग के बुरश लेकर के दीवारों को मिटा करके लिखा करते थे भारत मां के 4 सिपाही, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, भारत एक, धर्म अनेक, राष्ट्र सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं। गोलियां चलती थी, बम चलाते थे हमारे ऊपर, हमारे दोस्त शहीद होते थे, पर जैसे जैसे बम गोलियां चलते थे वो भगत सिंह जी को याद करके एक ही आवाज निकलती थी आतंकवादियों का जवाब देने के लिए, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। लड़ाई लड़ी हमने, लड़ाई ऐसे लड़ी जाएगी, लड़ाई बड़े बड़े टेलीविजनों के अंदर सुबह जवान शहीद होता है, उसकी खून से लथपथ बॉडी तिरंगे झंडे में अभी घर नहीं पहुंचती है बच्चों, और शाम को हम बड़े बड़े चैनलों पे हमारे जैसे लोग बड़ी बड़ी बंद गले की जैकेटें डाल के, रुमाल निकाल करके हम दुकानदारी शुरू कर देते हैं। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा नहीं होना चाहिए था। जवान मारने के लिए क्यों गए? जवानों पे पत्थर क्यों फेंके गए? अरे हिम्मत है ना आप में तो जाके कश्मीर जाके तिरंगा झंडा लहरा करके अपने बच्चों को बोलो भारत माता की जय जिंदाबाद करके तो दिखाएं। टेलीविजन के अंदर बहस करनी बड़ी आसान होती है, दुकान खुल जाती हम लोगों की। ये भारत को इन लोगों ने क्या धर्मशाला समझ रखा है? मैं तो स्वामी जी महाराज 1 साल बच्चों का कैंप रहने दीजिए, अगली बार जितनी पॉलिटिकल पार्टी के नेता हैं जो आगे चुनाव लड़ना चाहते हैं, जो बहुत बड़े नेता बनना चाहते हैं,
ऐसे बच्चों की तरह बिठा करके कैंप लगाइए, ऐसे ही ऐसे लगाइए। और जिस दिन स्वामी जी ये तो कामयाबी आपने पाली, हमें पता है आपको कितनी पीड़ा है, कितना दुख है, इस देश के लिए, मातृभूमि के लिए, इन बच्चों से कितना प्यार है, इस देश के साथ कितना प्यार है। आप कितना बड़ा काम कर रहे हैं ये बच्चे जानते हैं। जहां बड़े बड़े फौज के रिटायर्ड जर्नल यहां आके देखते वही जानते हैं। मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है, मेरे कहने के बाद सब पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं को जाइए कि हमें 20-20 नौजवान भेजिए जो नेता बनना चाहते हैं, उनको इन बच्चों की तरह वंदे मातरम, भारत माता की जय, देश की सुरक्षा कैसे करनी है वो ट्रेनिंग देना चाहते हैं। मैं गारंटी से कहना चाहता हूं एक भी नहीं आने वाला, एक भी नहीं आने वाला। खद्दर का कुर्ता मांडी लगा के कड़क सजा के टेलीविजन पे तो आ जाएंगे, यहां कोई आने वाला नहीं। इसलिए बच्चों आपको कहना चाहता हूं, कोई आए या ना आए, जवान अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए सीमाओं पे जाता है, वो शहीद हो जाता है, फिर उसका बच्चा जाता है, वो शहीद हो जाता है, फिर तीसरी जनरेशन आती है, वो शहीद हो जाता है, फिर चौथी जनरेशन आती है। अपने कर्तव्य को मातृभूमि की रक्षा के लिए शहीद होने के लिए जाता है। तो हमें किसी की तरफ नहीं देखना है। हमें शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, मंगल पांडे, चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर जी, हमने वो बिखरे हुए उस वक्त के लाल खून को देखना है। हमारा कर्तव्य है मातृभूमि की रक्षा करना। जितना लूटना लूटे, खाए खाए, हम अपने कर्तव्य को पूरा करेंगे। और जब ऐसा बच्चों सोच लोगे, इस मातृभूमि की तरफ कोई देख नहीं सकता जिस दिन आप इस चीज को सोच के आगे बढ़ोगे।